गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का कलाम एकेडमी सीकर के डिजिटल स्टूडियो पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पादपों में उत्सर्जन प्लांट ट्रांसपायरेशन से संबंधित चर्चा करने वाले हैं कि पादपों में जो वाष्पोत्सर्जन है या पादपों में जो उत्सर्जन होता है वो कैसे कैसे होता है, तो उससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। छोटा सा टॉपिक है पादपों में उत्सर्जन। उत्सर्जन, चूंकि हम जानते हैं कि पादपों के अंदर कोई उत्सर्जन से संबंधित कोई विशेष तंत्र तो होते नहीं है। पादपों में उत्सर्जन प्लांट एक्सक्रेशन उत्सर्जन तंत्र पादपों के अंदर कोई विशेष पाए नहीं जाते। जैसे जंतुओं के अंदर तो विशेष प्रकार के उत्सर्जन तंत्र होते हैं, जैसे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो गैसों का उत्सर्जन करते हैं। स्किन होती है, वो पसीना के रूप में पदार्थों का उत्सर्जन करती है। जबकि लीवर होता है, वो भी उत्सर्जन का काम करता है जंतुओं के अंदर। लेकिन पादपों के अंदर इस तरीके के कोई उत्सर्जन नहीं होते। और पादपों के अंदर जो उत्सर्जन होता है वो हम देखते हैं कि वो 3 प्रकार से देखा जा सकता है। पहला जो उत्सर्जन होता है, जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन है, वो होता है वाष्पोत्सर्जन के रूप में। किसके रूप में? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन के रूप में ये क्रिया होती है। ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन, नाम से पता चल रहा है कि वाष्प के रूप में उत्सर्जन की क्रिया। किसके रूप में? वाष्प। तो वाष्प के रूप में जब उत्सर्जन की क्रिया होती है तब उसे बोलेंगे वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपायरेशन। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं बिंदु स्राव। क्या कहते हैं उसी को? बिंदु स्राव कहते हैं ये, या गटेशन कहते हैं, गटेशन, बिंदु स्राव। और तीसरा होता है रस स्राव, रस स्राव। इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग, ब्लीडिंग भी कहा जाता है। फर्क तीनों में इतना है कि यहाँ वाष्प के रूप में उत्सर्जन हुआ, यहाँ पर बूंद के रूप में उत्सर्जन की क्रिया होती है, बूंद के रूप में। तो बूंद के रूप में जब उत्सर्जन की क्रिया होगी तब उसे बिंदु स्राव नाम देना पड़ेगा। और जब तरल पदार्थ रस के रूप में होती है, क्षतिग्रस्त भागों से, क्षतिग्रस्त भागों से तरल पदार्थ रिसता है, तरल पदार्थ का रिसाव होता है, तब उसे बोलते हैं ब्लीडिंग कहते हैं। तो ये 3 प्रकार से पादप उत्सर्जन की क्रिया करते हैं, एक वाष्पोत्सर्जन के रूप में, एक बिंदु स्राव के रूप में, एक रस स्राव के रूप में। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो वाष्प के रूप में होती है। ये वाष्प के रूप में उत्सर्जन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। हम जानते हैं कि पादप जितना भी जल का अवशोषण करते हैं, उन जल का अवशोषण किए हुए जल में से मात्र 4-5% जल का उपयोग ही अपनी विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाओं के दौरान करते हैं। और बाकी का जितना भी तरल पदार्थ है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा त्याग दिया जाता है। तो विभिन्न प्रकार की उपापचय जो क्रियाएं होती हैं उनके दौरान हम केवल 4-5% पानी का उपयोग ही कर पाते हैं। तब तीनों में से अपन पहला ले लेते हैं वाष्पोत्सर्जन की। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है? तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन का सिंपल अर्थ हो क्या लिखा अपन ने? वाष्प के रूप में उत्सर्जन की क्रिया। तो पहले वाष्पोत्सर्जन देख लेते हैं, यही मेन टॉपिक होता है, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहाँ से होती है? पादप के वायवीय भागों से। पादप के जो वायवीय भाग होते हैं, वायवीय भागों से उत्सर्जन की क्रिया, भागों से उत्सर्जन की क्रिया। और वायवीय भागों के अंदर कौन आते हैं? हो सकता है कि पत्ती हो, पत्ती से उत्सर्जन की क्रिया होगी। हो सकता है कि पुष्प हो, या फल है, या तना है। इन सभी से यदि उत्सर्जन वाष्प के रूप में होता है तब उसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कहा जाएगा। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है उसमें पादप लगभग 95-96% जल का त्याग करते हैं, जल का त्याग इस क्रिया के द्वारा कर देते हैं।
वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मेनली किस पर डिपेंड करती है? ताप पर निर्भर करती है, क्योंकि यदि तापमान ज़्यादा होगा तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी ज़्यादा होगी। तो देखिए, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा पादप कितना % पानी त्याग देते हैं? ये लगभग 95-96%। जितना भी जल का अवशोषण किया जाता है उस जल के अवशोषित भाग में से लगभग 4-5% पानी ही काम में आ पाता पादप के द्वारा। बाकी लगभग 95-96% जल वाष्प के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है। आगे देखते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया एक अनिवार्य क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? अनिवार्य, जरूरी होता है। ये वाष्पोत्सर्जन एक अनिवार्य क्रिया है। कैसी क्रिया है? अनिवार्य क्रिया है जिसे रोक नहीं सकते, इसे कम कर सकते हैं, कम किया जा सकता है। तो इसे रोक सकते नहीं है, रोक नहीं सकते, क्योंकि यदि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकलने से रोक दिया जाएगा तो कोशिका जो होती है वो वस्ट हो जाएगी, या कोशिका के अंदर टॉक्सिक एजेंट की अधिकता होने की वजह से मेटाबॉलिक क्रियाओं की दर दिन प्रतिदिन कम होती जाएगी। इसलिए वाष्पोत्सर्जन को सिर्फ कम किया जा सकता है, वाष्पोत्सर्जन को रोक नहीं सकते। ये इसेंशियल क्रिया होती है, अनिवार्य क्रिया होती है। और वाष्पोत्सर्जन की बात करें तो वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो 3 प्रकार से होती है। वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक होता है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। कौन सा? रंध्रीय स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। एक होता है उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, क्यूटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। और एक होता है, उसे बोलते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, वातरंध्रीय लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। तो ऐसे करके वाष्पोत्सर्जन के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो वाष्पोत्सर्जन है रंध्रीय, इसके द्वारा पादप लगभग 90% वाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा करते हैं। और जो क्यूटिक्यूलर है ये लगभग 9% वाष्पोत्सर्जन, और बाकी का लगभग 1% वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो लेंटिकल से होती है, बात रंध्रों के द्वारा होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है वो मेनली किससे होती है? वो ये रंध्रों के द्वारा होती है। अब इसे समझने के लिए हम एक डायग्राम फॉर्मेट करते हैं। ये माना कि कोई पादप का तना वाला भाग है, ये इसके अंदर पत्ती वाला भाग हो गया, ये पत्ती है, ये हमने पत्ती बना ली। इसके ये नीचे जड़ वाला पार्ट है। हम जानते हैं कि हमारे जो पादप की जड़ें हैं वो जड़ें किसके संपर्क में रहती हैं? पानी के संपर्क में रहती हैं। और जड़ों के अंदर छोटी छोटी सी संरचना और पाई जाती हैं। उन छोटी छोटी संरचनाओं को बोलते हैं मूल रोम। क्या कहा जाता है उनको? मूल रोम। और मूल रोम का काम होता है जल का अवशोषण करना। तो मूल रोम किसका काम करेंगे? जल का अवशोषण करने का काम करती हैं। ये जो पार्ट है ये हमारा भूमिगत पार्ट हो गया। कैसा हो गया भाई? भूमिगत भाग। और जो भूमिगत भाग होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? जड़ कह देते हैं। भूमिगत भाग को क्या कहा जाता है? जड़ कहेंगे। और जड़ें जो होती हैं उनका मुख्य काम होता है जल और खनिज तत्वों का अवशोषण करना। लेकिन जो पादप का वायवीय भाग है ऊपर, जिसमें तना, पत्ती वगैरह शाखाएं हम सब पढ़ते हैं, ये वायवीय भाग होता है। इसके अंदर ये 3 चीजें अपन को देखने को मिलेंगी कि ये रंध्रीय, क्यूटिक्यूलर और वातरंध्रीय क्या क्या है। हम जानते हैं कि कोई भी पादप होता है उसके अंदर पत्ती होती है, और पत्ती में मुख्यतया रंध्र निचली वाली सतह पर होते हैं। और यहाँ पर होते हैं रंध्र। क्या है ये? रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा जो होते हैं, रंध्र हैं, वो ऊपर वाली सतह पर भी पाए जाते हैं, लेकिन ऊपर वाली सतह पर होते हैं कम और नीचे वाली सतह पर होते हैं ज़्यादा। रीजन तो यह है क्योंकि पत्तियों की निचली वाली जो सतह है उस पर स्पंजी ऊतक पाया जाता है। स्पंजी ऊतक की वजह से रंध्र पत्ती की निचली सतह पर ज़्यादा और ऊपर वाली सतह पर कम होते हैं। ऐसी जो पत्ती होती हैं जिनकी
ऊपर वाली जो सतह है इस पर कौन सा ऊतक मिलेगा? खंभी ऊतक। खंभी ऊतक पाया जाता है, खंभी ऊतक, पैलिसेड टिश्यू। और जो पैलिसेड टिश्यू होता है उस पैलिसेड टिश्यू के अंदर स्पेस कम होते हैं, जबकि नीचे वाली जो पत्ती की सरफेस होती है उस नीचे वाली सरफेस पर पाया जाता है स्पंजी ऊतक। कौन सा ऊतक मिलता है इस पर? स्पंजी ऊतक मिलता है। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंस हो गया। रंध्र मुख्यतया कहाँ मिलेंगे? नीचे वाली सतह पर। ऊपर भी होते हैं लेकिन संख्या में कम होते हैं। और ऐसी पत्ती जिसके अंदर रंध्र निचली वाली सतह पर होते हैं ज्यादा, ऊपर कम, उसे अधोरंध्रीय पत्ती कहते हैं, हाइपोस्टोमेटिक लीफ कहते हैं। तो रंध्र निचली वाली सतह पर ज्यादा। कभी कभी रंध्र दोनों ही सतह पर बराबर होते हैं, तब उसे उभयरंध्रीय पत्ती कहते हैं। उभयरंध्रीय पत्ती एम्फीस्टोमेटिक लीफ। उभयरंध्रीय पत्ती में दोनों सरफेस पर रंध्र बराबर मिलेंगे। अधोरंध्रीय में नीचे ज्यादा, ऊपर कम मिलते हैं। कुछ पादपों में पत्ती ऐसी भी होती हैं जो पानी की सरफेस पर डूबी रहते हैं, तैरती रहती हैं। उनकी निचली वाली जो सरफेस होती है उस पर रंध्र नहीं होते। जैसे मुक्त प्लावी पादप जो फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं, जो पानी की सतह पर तैरते रहते हैं, उनके अंदर रंध्र ऊपर वाली सतह पर आ जाते हैं। उसे ऊपर रंध्रीय पत्ती के नाम से जाना जाता है। तो ऊपर रंध्रीय पत्ती, अधोरंध्रीय पत्ती, ऐसा। और ये जो रंध्र हैं इनके द्वारा कितना वाष्पोत्सर्जन होता है? 90%। तो हम कह सकते हैं कि पादपों के अंदर रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन टोटल वाष्पोत्सर्जन का लगभग 90% होता है। रंध्र मुख्यतया पत्ती की निचली वाली सतह पर होते हैं, ऊपर वाली सतह पर रंध्र कम होते हैं। रंध्र ऊपर वाली सतह पर कम इसलिए होते हैं क्योंकि ऊपर खंभी ऊतक होता है, निचली वाली सतह पर स्पंजी ऊतक पाया जाता है। क्लियर बात। दूसरा देखते हैं उपत्वचीय। उपत्वचीय के लिए समझना पड़ेगा कि हमारे जो ये पत्ती है, पत्ती की बाहर वाली सतह पर एक परत पाई जाती है और वो जो परत है उस परत का नाम होता है क्यूटिकल। क्या कहते हैं? क्यूटिकल। तो ये जो परत है ये क्यूटिकल कहलाती है, उपत्वचा कहलाती है, उपत्वचा। ये क्यूटिकल कब बनती है? तो ये बनती है क्यूटिन के जमाव से। किसका जमाव हो गया था? क्यूटिन का जमाव। और क्यूटिन के जमाव की वजह से क्यूटिकल बनी। पत्ती की जो बाहर वाली, एकदम बाहर वाली सरफेस होती है, ये वाली सरफेस, इस सरफेस का नाम तो होता है एपिडर्मिस। कौन सी डर्मिस कहेंगे इसे? एपिडर्मिस, अधिचर्म कहते हैं। तो जो अधिचर्म होती है वो अधिचर्म पत्ती की बाहर वाली सरफेस होती है। हर जगह पर, तना में भी अधिचर्म बोलते हैं, जड़ के अंदर भी अधिचर्म बोलते हैं, हमारी स्किन की बाहर वाली परत को भी अधिचर्म कहते हैं। तो ये जो अधिचर्म है, एपिडर्मिस है, ये पत्ती की बाहर वाली सरफेस है। इस पर वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए क्यूटिन की एक परत जम जाती है, और क्यूटिन की परत जमती है तब उसे क्यूटिकल कहते हैं, उपत्वचा कहते हैं। क्यूटिन का जमाव उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां से वाष्पोत्सर्जन होता है। तो हम जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? पत्ती से होता है। इसलिए सबसे मोटी क्यूटिकल भी कहाँ पाई जाती है? पत्तियों में पाई जाती है। चूंकि जो जल निमग्न पादप होते हैं, जो हमेशा पानी के अंदर डूबे रहते हैं, उनके अंदर वाष्पोत्सर्जन भी नहीं होता, इसीलिए उनमें क्यूटिकल भी नहीं पाई जाती। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जहां से ज्यादा होगी उसे कम करने के लिए पादपों में एक अनुकूलन होता है, अडप्टेशन होता है कि वो पत्ती की बाहर वाली सतह पर क्यूटिन का जमाव कर लेते हैं, जिससे क्यूटिकल बनती है। फिर भी इस क्यूटिकल के द्वारा कितना प्रतिशत वाष्पोत्सर्जन हो जाता है? ये 9% क्यूटिकल। ध्यान रहे कि जो क्यूटिकल है ये सबसे मोटी क्यूटिकल, जो सबसे मोटी होती क्यूटिकल सबसे मोटी पाई जाती है मरुद्भिद पादपों में। सबसे मोटी किस में मिलेगी? मरुद्भिद, जो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं उनके अंदर ये सबसे मोटी पाई जाती है। जबकि जलोदभिद जो पादप होते हैं, जलोदभिद हाइड्रोफाइट्स होते हैं या जड़ होती हैं, उनके अंदर क्यूटिकल एब्सेंट होती है।
इनके अंदर क्यूटिकल क्या रहेगी दोस्तों, एब्सेंट, क्योंकि जड़ें वाष्पोत्सर्जन नहीं करती। जलोद्भिद पादप हमेशा पानी में डूबा रहता है, इसीलिए इनमें क्यूटिकल का निर्माण ही नहीं होता। तो इनके अंदर क्यूटिकल का निर्माण नहीं होगा, एब्सेंट रहेगी क्यूटिकल। सबसे मोटी क्यूटिकल किसमें मिलेगी, जीरोफाइट्स में। यदि पादप के भाग की बात करें तो पादप के भाग में सबसे मोटी क्यूटिकल पाई जाती है पत्ती में। तो सबसे मोटी क्यूटिकल कहाँ मिलती है, पत्ती में, क्योंकि पत्ती से वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा होता है। जड़ों के अंदर क्यूटिकल नहीं होती। वनस्पति की बात करें कि जलोद्भिद, मरुद्भिद, समुद्भिद, तो सबसे ज़्यादा किसमें मिलेगी, जीरोफाइट्स में, मरुद्भिद पादपों के अंदर। जलोद्भिद पादपों के अंदर नहीं होती है। क्लियर। अब देखते हैं कि वातरंध्र क्या होते हैं। माना कि ये कोई पादप भाग था और पादप भाग के अंदर ये धीरे धीरे ये पदार्थ जमता है एक, उस पदार्थ का नाम होता है सुबेरिन। तने वाले भाग पर क्या जम जाता है, सुबेरिन जम जाता है। ये सुबेरिन का जमाव हो रहा है। सुबेरिन का जो जमाव होता है उस जमाव को बोलते हैं सुबेरिनीकरण। क्या कहेंगे उसको, सुबेरिनीकरण। ये सुबेरिन का जमाव होने लगा, और जैसे जैसे सुबेरिन का जमाव होने लगता है तो वैसे वैसे पादप का तना वाला भाग वाटरप्रूफ होने लगता है, मृत होने लगता है और वायुरोधी होने लग जाता है। ये कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर ये सुबेरिन नहीं जमता। जैसे ये वाला स्थान है, यहाँ सुबेरिन नहीं जमा, यहाँ सुबेरिन नहीं जमा। जिन जगहों पर ये सुबेरिन नहीं जमा उन स्थानों को बोलते हैं वातरंध्र। इन स्थानों को क्या कहा जाएगा, वातरंध्र कहते हैं, लेंटिकल्स कहते हैं। और ये जो वातरंध्र होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, इनका मेन काम होता है गैसों का विनिमय करना। किसका विनिमय करेंगे, गैसों का विनिमय। तो ये जो संरचना है ये तो किसका जमाव हो गया, सुबेरिन, सुबेरिन का जमाव। सुबेरिन का जमाव होने से जो कोशिका होती है वो मृत हो जाती है, कोशिका जलरोधी होती है, वाटर प्रूफ हो जाती है। तो तने की जो छाल हम कहते हैं वो छाल मृत भाग होती है, क्योंकि तने की जो छाल है उस पर सुबेरिन नाम का रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। सुबेरिन का जमाव हो जाने की वजह से इसकी कोशिकाएं मृत होती हैं, ये वाटर प्रूफ भाग होता है। लेकिन कुछ स्थान ऐसे हैं जहां पर ये सुबेरिन का जमाव नहीं हुआ। जिस जगह पर सुबेरिन का जमाव नहीं हुआ उन भागों को क्या कहा हमने, वातरंध्र कहा। और वातरंध्रों का मुख्य कार्य होता है गैसों का विनिमय करना। ये क्या काम करने वाले हैं, गैसों का विनिमय करने वाले हैं। इनका गैसियस एक्सचेंज, गैसों का आदान प्रदान करना इनका प्राथमिक कार्य होता है। और इनके द्वारा ही 1% से भी कम ये वाष्पोत्सर्जन भी कर लेते हैं। तो ये वाष्पोत्सर्जन 1% से कम करते हैं। इनकी की वजह से इनमें कुछ जीवित कोशिकाएं भी पाई जाती हैं, और उन जीवित कोशिकाएं जो होती हैं, चूंकि यहाँ पर सुबेरिन नहीं जमा, और सुबेरिन नहीं जमा तो इसकी कोशिकाएं कैसी रहेंगी, जीवित, क्योंकि सुबेरिन के जमाव से कोशिका मृत होती है और यहाँ सुबेरिन है नहीं, इसलिए इसकी कोशिकाएं रह जाती हैं जीवित। और जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को बोलते हैं संपूरक कोशिका। क्या कहना पड़ेगा उन्हें, संपूरक, कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं। और जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल होती हैं इन्हीं से आगे चलकर कायिक जनन की क्रिया होती है। ये कौन से जनन में भाग ले लेंगी, कायिक जनन। तो कायिक जनन की जो क्रिया होती है वो पादप की कौन सी कोशिकाएं करती हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे हम जानते हैं कि कुछ पादपों के अंदर कायिक जनन तना से होता है, कुछ में पत्तियों से होता है, कुछ के अंदर जड़ों से होता है। तो कायिक जनन का मतलब होता है कि बीज और पुष्प को छोड़कर यदि कोई दूसरी संरचना जनन में भाग लेती है तब उसे कायिक जनन, वेजिटेटिव कहेंगे। और यहाँ यदि तने से कायिक जनन की क्रिया हो रही है तो उसमें कौन सी कोशिकाएं भाग लेंगी, संपूरक कोशिका। संपूरक कोशिका किस में पाई जाती हैं, वातरंध्र वाले भाग के अंदर पाई जाती हैं। वातरंध्र क्या होते हैं, ये ऐसे स्थान होते हैं जहाँ सुबेरिन का जमाव नहीं होता है, और सुबेरिन का जमाव नहीं होने से इनकी कोशिकाएं जीवित रह जाती हैं। ये गैसों का विनिमय करते हैं, ये 1% वाष्पोत्सर्जन भी करते हैं। तो 1% इनसे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हो जाती है। तो वाष्पोत्सर्जन का काम भी ये करेंगे।
ये गैसों का विनिमय करना इनका पहला काम होता है। क्लियर बात। तो ये हमने 3 तरीके के वाष्पोत्सर्जन के प्रकार लिखे, रंध्रीय, उपत्वचीय और वातरंध्रीय। सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन किससे हुआ? ये रंध्रों से हुआ। और रंध्र कहाँ मिले? मुख्यतया पत्ती की निचली सतह पर। रंध्रों से 90% वाष्पोत्सर्जन। रंध्र कौन से ऊतक में रहते हैं? स्पंजी ऊतक में। ऊपर वाली सतह जो होती है कौन से ऊतक की बनी होती है? खंभी ऊतक की बनी होती है। और पत्ती की बाहर वाली सतह को बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में किसका जमाव हो गया? क्यूटेन का। क्यूटेन का जमाव होने से इसे क्या कहेंगे? क्यूटिकल। और क्यूटिकल से कितना वाष्पोत्सर्जन हुआ? ये 9%। सबसे ज्यादा मोटी क्यूटिकल कहाँ मिलेगी? पत्ती के अंदर मिलती है। क्यूटिकल सबसे मोटी कौन से पादपों में मिलती है? मरुद्भिद में, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो। यहाँ लिखा जलोद्भिद पादप और जड़ों के अंदर क्यूटिकल नहीं पाई जाती। फिर लिखा हमने वातरंध्र। वातरंध्र होता है कि जब पादप के अंदर तने वाले भाग का निर्माण होता है तो उसमें छाल बनती है और छाल में जम जाता है सुबेरिन। सुबेरिन की जमाव से कोशिका मृत होती हैं, जलरोधी होती हैं। लेकिन जिस स्थान पर सुबेरिन नहीं जमता वहां पर वातरंध्र होते हैं। वातरंध्र वात यानी नाम से पता चल रहा है कि गैसों का विनिमय करते हैं, 1% से कम वाष्पोत्सर्जन भी कर लेते हैं। और इनका मेन काम होता है गैसों का आदान प्रदान करना। इनके अंदर जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं, जो कायिक जनन की क्रिया में भाग लेती हैं। क्लियर बात। तो ये अपन ने वाष्पोत्सर्जन के प्रकार पढ़े। अब देखते हैं कि कुछ अडेप्टेशन होते हैं अलग अलग पादपों के अंदर अलग अलग प्रकार के। जैसे मैं यूं बोलूं कि सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन कौन से पादपों में देखा जाता है? तो सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन जो पाया जाता है वो स्थलीय पादपों में या मीजोफाइट्स में होता है। कौन से पादप? मीजोफाइट। जो समुद्रविद पादप होते हैं इनके अंदर सबसे ज्यादा होता है। सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, ये तो है सबसे ज्यादा। तो और सबसे यदि कम पूछ लिए जाए तो सबसे कम वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वो पाई जाती है CAM पादपों में। कौन से पादपों में? CAM पादपों के अंदर होती है। CAM पादपों में। CAM का मतलब होता है क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्रेस्युलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये CM पादप होते हैं। CM पादपों को अपन यूं समझ लेते हैं कि ये मांसल मरुद्भिद होते हैं। कैसे होते हैं भाई? मांसल मरुद्भिद होते हैं। यानी ये हैं तो रेगिस्तानी पादप, लेकिन इनके अंदर मोटी सी म्यूसिन की परत पाई जाती है। जैसे आपने एग्जाम्पल नागफनी देख रखा है, नागफनी देख रखा है। आपने ग्वारपाठा नाम सुना है, ये ग्वारपाठा, नागफनी, ये ऐसे मांसल मरुद्भिद पादप होते हैं जिनके अंदर रंध्र रात्रि में खुलते हैं। इनमें जो रंध्र होते हैं वो रंध्र कब खुलते हैं? इनमें रात्रि में। रात्रि में रंध्र रात में खुलते हैं, दिन के टाइम में बंद रहते हैं। और ऐसे पादप जिनके अंदर रंध्र रात में खुलेंगे तो सोचो वाष्पोत्सर्जन कम होगा नहीं होगा? क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और ज़्यादातर टेम्परेचर दिन में रहता है, इसीलिए इनमें रात में खुलते हैं। अतः इनके अंदर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पादपों में सबसे कम देखी जाती है। और ऐसे रंध्र जो रात में खुलते हैं उन्हें बोलते हैं स्कोटो एक्टिव रंध्र। कौन से रंध्र कहा जाएगा उनको? स्कोटो एक्टिव रंध्र कहते हैं। स्कोटो एक्टिव मतलब तमो सक्रिय रंध्र। तमो सक्रिय रंध्र कहते हैं। तो तमो सक्रिय रंध्र का मतलब क्या होता है? ऐसे पादप जिनके अंदर रंध्र रात में खुलते हैं, दिन के समय बंद रहते हैं। स्कोटो एक्टिव। तमो का मतलब होता है अंधकार, तो अंधेरे में खुलते हैं। और अंधेरे में कौन से पादपों में रंध्र खुलते हैं? CM में। बाकी सारी दुनिया के पादपों में रंध्र दिन के समय खुलते हैं। और दिन के समय यदि रंध्र खुलते हैं तब उन्हें वो यदि दिन में रंध्र खुलते हैं तब उन्हें बोलेंगे फोटो एक्टिव रंध्र। क्या कहेंगे उनको? फोटो एक्टिव स्टोमेटा। तो फोटो एक्टिव ये प्रकाश से सक्रिय होते हैं, प्रकाश की वजह से खुलते हैं। तो दिन में खुलने वाले रंध्रों को क्या नाम दिया जाता है?
फोटो एक्टिव। रात में खुलते हैं उनको क्या कहा जाता है? स्कोटो एक्टिव। स्कोटो एक्टिव किस में पाए जाते हैं? सीएम पादपों में। सीएम पादप क्या होते हैं? क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म होते हैं, यानी ये मांसल मरुद्विद पादप हैं जैसे नागफनी और ग्वारफाटा। इसीलिए इनमें वाष्पोत्सर्जन की क्रिया सभी पादपों की अपेक्षा कम होती है और सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन मीजोफाइट पादपों में पाया जाता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो मरुद्भिद पादप हैं, इन मरुद्भिद पादपों के अंदर भी तो वाष्पोत्सर्जन होना चाहिए। तो मरुद्भिद जो पादप होते हैं उनके अंदर होता है यह है कि मरुद्भिद पादप जो जीरोफाइट्स होते हैं इनमें कुछ अनुकूलन होते हैं जो वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं। वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं और वाष्पोत्सर्जन की दर इनमें इसलिए कम हो जाती है क्योंकि इनमें पत्ती छोटी होती है। क्या रहती है? इनमें पत्ती छोटी रहेगी। इनके अंदर अनुपर्ण, अनुपर्ण यानी पत्ती की साइड में इनमें छोटी सी पत्ती और होती है, उसे अनुपर्ण कहते हैं, वो भी छोटी होती है। इन्हीं के अंदर कांटों में रूपांतरित रंध्र होते हैं। कांटों में रूपांतरित रंध्र होते हैं, तो कांटों में रूपांतरित रंध्र पाए जाते हैं। तो रूपांतरित कांटों में रूपांतरित रंध्र इनके अंदर हो सकते हैं। इन्हीं के अंदर धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। धसे हुए रंध्र पाए जाते हैं। तो धसे हुए रंध्र यानी रंध्रों का कम पाया जाना, कांटों में रूपांतरित पत्ती होना, अनुपर्ण छोटा होना, छोटी पत्ती होना, और ये जो पत्ती होती है उसमें मोटी मोटी क्यूटिकल पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मोटी क्यूटिकल। और मोटी यदि क्यूटिकल है, पत्ती छोटी है, अनुपर्ण छोटा है, कांटों में रूपांतरित पत्ती, रंध्र कम, तो इससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम। और वाष्पोत्सर्जन की दर कम होती है ये जीरोफाइट पादपों के अंदर। तो ये आपसे पूछे कि कांटों में रूपांतरित पत्ती कौन सी वनस्पति का लक्षण है, तो मरुद्भिद का लक्षण होता है, या अनुपर्ण छोटा होना या मोटी क्यूटिकल का पाए जाना कौन से वनस्पति का लक्षण है? मरुद्भिद का है। जलोद्भिद पादपों की पत्ती बड़ी होती है, उनका चौड़ा अनुपर्ण बड़ा होता है, उनका पर्ण फलक, पर्ण का सरफेस एरिया भी ज्यादा होता है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न जो डायरेक्ट एग्जाम के अंदर उठा के रख दिए जाते हैं। अब देखते हैं कि पादपों के अंदर जो ये रंध्र हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, ये रंध्र वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के दौरान कैसे कैसे से अनुकूलन हो सकते हैं, कि वाष्पोत्सर्जन कब कब प्रभावित होगा। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो देखिए, पहला और मेजर फैक्टर है वो है आर्द्रता। आर्द्रता, यदि आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी दोस्तों? कम। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ज्यादा, आर्द्रता यदि ज्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, वाष्पोत्सर्जन की दर कम। दूसरा फैक्टर है तापमान, यदि तापमान ज्यादा है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। ताप ज्यादा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी ज्यादा होगी। तीसरा होता है प्रकाश। प्रकाश, यदि सूर्य का प्रकाश तेज है तो प्रकाश ज्यादा है, तो प्रकाश की तीव्रता ज्यादा होने पर रंध्र खुल जाते हैं। रंध्र क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। प्रकाश की वजह से रंध्र खुल जाते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा। तो रंध्र खुल जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही हवाओं की चाल, यानी वायु की चाल, हवा की चाल यदि ज्यादा है, तो हवा की चाल ज्यादा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ेगी, प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ेगा, आर्द्रता बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन घटेगा। यदि पत्ती की संरचना देखें तो पत्ती का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा, सरफेस एरिया ज्यादा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी?
ज्यादा होगी। यदि पत्ती के अंदर मोटी क्यूटिकल है, पत्ती में मोटी क्यूटिकल है, तो मोटी क्यूटिकल होने पर वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि धसे हुए रंध्र हैं, धसे हुए रंध्र, तो धसे हुए रंध्र हैं, स्टोमेटा हैं, तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो रंध्र यदि छोटे हैं, संख्या में कम है, अंदर धसे हुए हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। पत्ती छोटी है, वाष्पोत्सर्जन कम होगा। हवाओं की चाल धीमी चल रही है, हवाएं कम चलती हैं, तो वाष्पोत्सर्जन कम होगा। प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी, रंध्र खुलेंगे, वाष्पोत्सर्जन बढ़ जाएगा। प्रकाश ये बढ़ेगा तो आप जानते हैं प्रकाश, सूर्य का प्रकाश बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ेगी। लेकिन आर्द्रता यदि बढ़ेगी तो वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा? कम हो गया। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पोत्सर्जन कम। अब देखते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन है, इस वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है। वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व, सिग्निफिकेंस क्या है? क्या फायदे होते हैं वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से? पादपों को क्या फायदे हो सकते हैं? तो देखिए, पहला फायदा तो यह है कि यदि वाष्पोत्सर्जन होगा तो नीचे से जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो इससे पादपों में तरल पदार्थों का प्रभाव भी ज्यादा होगा। चूंकि हम जानते हैं कि नीचे से मूल रोम है, मूल रोम क्या करेंगे? मूल रोम जल का अवशोषण करेंगे, जल, और जल के साथ क्या मिलकर जाते हैं? खनिज तत्व, खनिज तत्व, और इनका अवशोषण करेंगे तो धीरे धीरे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा इन्हें जब वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा तो जाइलम ऊतक उस तरल पदार्थ को नीचे से कहाँ पहुंचा देगा? ऊपर पहुंचा देगा। क्योंकि ये पादप का केंद्रीय भाग है, ये नीचे से जड़ हैं, ये पत्ती वगैरह जिससे वाष्पोत्सर्जन चल रहा है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही है। ये केंद्रीय भाग के अंदर पाया जाता है जाइलम ऊतक। कौन सा ऊतक मिलेगा इसमें? जाइलम ऊतक मिलेगा। ये नीचे से पानी का अवशोषण किया, मिनरल्स, खनिज तत्वों का अवशोषण किया, और ये सारे खनिज तत्व और मिनरल्स नीचे से कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं। तो बताओ, ये खनिज तत्व वगैरह पानी के साथ ऊपर पहुंचेंगे? नहीं पहुंचेंगे। जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतना ही नीचे से पानी ऊपर जाएगा, और पानी के साथ पोषक पदार्थ भी ऊपर जाते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन बढ़ने से खनिज तत्व का परिवहन भी बढ़ता है। और जब जाइलम ऊतक नीचे से पानी को ऊपर लेकर जाता है, इसी क्रिया को कहा जाता है रसारोहण। क्या कहा जाता है इसे? रसारोहण कहते हैं, एसेंट ऑफ शेप कहते हैं। तो रसारोहण का मतलब क्या होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को ऊपर पहुंचाने की क्रिया। जाइलम ऊतक पानी के नीचे से अवशोषित करवाता है मूल रोम, और मूल रोम अवशोषित करके फिर उसे जाइलम ऊतक के माध्यम से कहां पहुंचा देते हैं? ऊपर। इस क्रिया को बोलते हैं रसारोहण। तो रसारोहण किस पर डिपेंड करता है? वाष्पोत्सर्जन पर। जितना ज्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा, पानी का नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाह होगा, उतना ही खनिज तत्वों का प्रवाह भी हो जाएगा। तो इसमें जरूरत पड़ती है। दूसरा जो काम है तो वो है तापमान नियंत्रण। तापमान नियंत्रण में सहायक। तो तापमान नियंत्रण में सहायता करता है। तो यदि वाष्पोत्सर्जन होगा तो तापमान का भी बॉडी के अंदर क्या रहेगा? रेगुलेशन होता रहेगा। यानी कि टेम्परेचर रेगुलेशन में भी इस वाष्पोत्सर्जन का बड़ा रोल होता है। जैसे आप अपने लिए समझ लें कि हमें जब गर्मी लगती है तो हमें पसीना ग्रंथि सक्रिय हो जाती है, वो पसीना स्रावित कर देती है। पसीने का जैसे उत्सर्जन होता है तो हमारा शरीर वापस ठंडा पड़ जाता है। वैसे पादपों के अंदर भी होता है। तीसरा फायदा है कि जो अतिरिक्त विषैले पदार्थ होते हैं, वो विषैले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। अतिरिक्त जल जो होता है, विषैले पदार्थों के साथ अतिरिक्त पदार्थ बाहर त्याग दिए जाते हैं। तो पोषक पदार्थ तो है ही है, कुछ टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं, वो धीरे धीरे न्यूट्रल होते रहते हैं और पादप शरीर के अंदर से बाहर निकलते रहते हैं। तो इसमें उत्सर्जन की क्रिया में भी इसका रोल है।
इसकी वजह से ही नेक्स्ट काम होता है कि पादप के अंदर जो टेंशन होती है, खिंचाव बल उत्पन्न होता है, वो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा मेंटेन किया जाता है। क्योंकि यह यूँ समझ लें कि यदि यहाँ से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी तो जो नीचे से मूल रोम है वो पानी का अवशोषण करेंगे। मूल रोम अवशोषण करेंगे तो मूल दाब बढ़ जाएगा। मूल दाब बढ़ जाएगा तो मूल रोम की जो सेल हैं वो वष्ट हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ से उत्सर्जन हो नहीं रहा है, नीचे से पानी ऊपर जाएगा नहीं क्योंकि ऊपर जरूरत ही नहीं है। इसलिए मूल रोम के अंदर मूल दाब निरंतर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और यदि मूल दाब बढ़ता गया तो मूल दाब बढ़ने की वजह से सेल फट भी सकती है, वष्ट भी हो सकती है। तो ये मूल दाब को कंट्रोल भी करता है। मूल दाब क्या रहेगा, नियंत्रित। तो मूल दाब नियंत्रित भी रहता है, वो भी किस नियंत्रित करता है। तो वाष्पोत्सर्जन से फायदा ये है कि पहला फायदा तो ये है कि इससे रसारोहण की क्रिया होती है, पोषक पदार्थ नीचे से ऊपर जाते हैं, तापमान नियंत्रण रहता है, टॉक्सिक एजेंट्स होते हैं वो इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं, और मूल दाब है वो कंट्रोल रहता है, रेगुलेट रहता है। तो ये भी इसमें फायदा करता है। क्लियर बात। अब देखते हैं कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया है उसमें रंध्र भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं, रंध्र भाग लेते हैं, स्टोमेटा भाग लेता है। ये जो रंध्र है स्टोमेटा, ये वास्तव में क्या है, तो रंध्र होता ये है कि दो गार्ड सेल होती हैं। दो गार्ड सेल होती हैं, ये है रंध्र, ये है गार्ड सेल, GUARD, गार्ड सेल। इनको बोलते हैं रक्षक कोशिका। क्या कहा जाता है इन्हीं को, रक्षक कोशिका कहते हैं, या इन्हीं को बोलते हैं द्वार कोशिका। रक्षक कोशिका, द्वार कोशिका। ये है रंध्र, स्टोमेटा, रंध्र स्टोमेटा। ये बाहर की साइड में सेल होती हैं, इन्हें बोलते हैं सहायक कोशिका। कौन सी कोशिका, सहायक कोशिका कहते हैं, सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। जरूरत पड़ने पर ये जो सेल्स होती हैं ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं और रंध्रों की गति के लिए ऊर्जा प्रदान करवा देती हैं। तो ये है स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या है, तो दो, ये गार्ड सेल एक और ये दूसरी गार्ड सेल, दोनों के बीच का ये जो स्पेस होता है, इस स्पेस को ही बोलते हैं रंध्र। दो गार्ड सेल के बीच का स्पेस ही क्या कहलाता है, रंध्र कहलाता है। तो रंध्र का मतलब होता है दो गार्ड सेल के बीच का स्थान। ये इसके अंदर होता ये कि जो अंदर की जो भित्ति होती है वो मोटी रहती है, बाहर की भित्ति होती है वो पतली रहती है। ये बाहर अंदर भित्ति और भित्ति, आंतरिक भित्ति हमेशा मोटी होती है। आंतरिक भित्ति कैसी रहेगी, मोटी। और आंतरिक भित्ति हो या बाह्य भित्ति बनी होती है पैक्टिन और सेलुलोज की। किसकी बनी रहेगी ये, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी रहती है। तो गार्ड सेल जो होती हैं उनकी अंदर वाली सतह पर सेलुलोज पैक्टिन होता है, ये इसको बोलते हैं बाह्य भित्ति बोलते हैं, बाह्य भित्ति। इसके अंदर पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट। कौन रहते हैं इसके अंदर, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। और क्लोरोप्लास्ट जहां भी होते हैं उनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। क्या पाए जाएंगे ये, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, और हरित लवक का काम है वही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। रंध्र क्या है, दो गार्ड सेल के बीच का स्थान होता है। रंध्र के बीच के स्थान को ही, गार्ड सेल के बीच के स्थान को रंध्र कहते हैं। गार्ड सेल जो होती हैं ये गार्ड सेल की आकृति अलग अलग पादपों में अलग अलग होती है। जैसे जो यदि एक बीज पत्री पादप हैं तो एक बीज पत्री पादपों के अंदर, मोनोकोट्स के अंदर इनकी आकृति होती है डंबलाकार। किसके जैसी होती है,
डंबलाकार होती है, ऐसी डंबलाकार आकृति में पाई जाती हैं। जबकि यदि द्विबीजपत्री हैं तो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं डाइकोट्स होते हैं, द्विबीजपत्री पादप, उनके अंदर ये पाई जाती हैं किडनी शेप। जैसा कि हमने फोटो बनाए वो किडनी शेप है, तो द्विबीजपत्री डाइकोट्स के अंदर ऐसी मिलेंगी। एक बीजपत्री जैसे कि आपने घास देखी है, आपने गेहूं देखे हैं, आपने चावल देखे हैं, ये एक बीजपत्री के अंदर आते हैं। द्विबीजपत्री बड़े बड़े पादप जो आप देखते हैं वो डाइकोट्स हैं, और डाइकोट्स के अंदर किडनी शेप होती है। कैसी है? किडनी शेप। ये वृक्काकार होती हैं। तो इनकी कभी कभी आकृति पूछ लेते हैं, तो वृक्काकार गार्ड सेल किस में देखी जाती हैं? द्विबीजपत्री में। और डंबलाकार पूछ लिया जाए तो डंबलाकार किस में देखी जाती हैं? एक बीजपत्री में। तो डंबलाकार यहाँ मिलेंगी। एक गार्ड सेल कब स्फीति इनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, कब घटेगी, इससे पर डिपेंड करता है कि रंध्र खुलेगा या बंद होगा। तो रंध्रों के खुलने और बंद होने का निर्धारण कौन करेंगी? गार्ड सेल करेंगी। गार्ड सेल की क्रियाशीलता यदि बढ़ जाती है तो रंध्र खुलेंगे, और यदि गार्ड सेल की क्रियाशीलता घट जाती है तो रंध्र बंद हो जाएंगे। तो रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर डिपेंड करेगा? इस गार्ड सेल पर। और गार्ड सेल की क्रियाशीलता ज्यादा है तो रंध्र खुलेगा, गार्ड सेल की क्रियाशीलता कम है तो रंध्र बंद हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये जो रंध्र हैं, ये पत्ती के अंदर अलग अलग प्रकार का पत्ती का अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है भाई। जैसे हम यूं समझें कि एक बीजपत्री पादप है, एक बीजपत्री पादप है, तो उसमें पत्ती का अरेंजमेंट अलग मिलेगा। एक बीजपत्री पादप के अंदर जो पत्ती होती है वो लगभग ऐसे, ये मेन एक्सिस मान लो, इस मेन एक्सिस से के लगभग पैरेलल होती है, पैरेलल होती है। यदि द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप होते हैं जिन्हें अपन डाइकोट्स कहते हैं, तो डाइकोट्स के अंदर पत्ती जो होती है वो मेन एक्सिस से लगभग 90 डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ऐसी पत्ती जो कि मेन एक्सिस के लगभग पैरेलल होती है, उस पत्ती का नाम होता है समद्विपार्श्व। क्या कहेंगे इसे? समद्विपार्श्व पत्ती कहते हैं, या आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल पत्ती जो होती है, आइसोबाइलेटरल, वो किस में पाई जाती है? एक बीजपत्री के अंदर पाई जाती है। ये पत्ती देखे, फोटो देखें, क्लियर आपको अंतर मिलेगा कि ये लटकी हुई सी पत्ती है जो मुख्य अक्ष के लगभग समकोण पैरेलल लगी हुई है। ऐसी जो पत्ती होती है इसमें दोनों सतहों पर स्पंजी ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक मिलेगा? स्पंजी ऊतक पाया जाता है। और जहां स्पंजी ऊतक की बात आती है तो उसके अंदर स्पेस क्या होंगे? ज्यादा। इसकी दोनों ही सतहों पर रंध्र बराबर होते हैं। रंध्र क्या होते हैं? स्टोमेटा बराबर होते हैं, इसीलिए इसे उभयरंध्रीय पत्ती कहते हैं। कौन सी पत्ती कहेंगे इसको? उभयरंध्रीय पत्ती। तो ऐसी पत्ती जिसके अंदर रंध्र दोनों सतहों पर बराबर मिलेंगे उसे उभयरंध्रीय कहते हैं। इंग्लिश में बोलें तो एम्फीस्टोमेटिक लीफ कहते हैं, एम्फीस्टोमेटिक। तो एम्फीस्टोमेटिक का मतलब दोनों सतह पर रंध्र बराबर होते हैं। दोनों सतह पर कौन सा ऊतक पाया जाता है? स्पंजी ऊतक पाया जाता है। अपवाद हो सकते हैं, जैसे कि नेरियम जिसे अपन कनेर कहते हैं, उस कनेर के अंदर अपवाद स्वरूप ये समद्विपार्श्व पत्ती पाई जाती है और दोनों सतहों पर खंभी ऊतक पाया जाता है। कौन सा ऊतक? खंभी ऊतक पाया जाता है। इस पत्ती को अच्छे से देखें तो इसमें ऊपर वाली जो सरफेस है, इस ऊपर वाली सरफेस पर आपको मिलेगा खंभी ऊतक। कौन सा ऊतक मिलेगा? खंभी ऊतक मिलेगा, पैलिसैड टिश्यू मिलेगा। जबकि नीचे वाली जो सतह है उस पर मिलेगा स्पंजी ऊतक।
कौन सा ऊतक मिलेगा? स्पॉन्जी टिश्यू। और ये जो स्पॉन्जी टिश्यू है इसकी वजह से ही रंध्र नीचे की साइड में ज़्यादा होंगे। आपने ध्यान दिया होगा कि इस जगह पर एक छोटी सी पत्ती और भी रहती है, एक छोटी सी पत्ती। इस छोटी सी पत्ती को बोलते हैं अनुपर्ण। क्या कहते हैं इसको? अनुपर्ण कहेंगे इसको। ये अनुपर्ण है, ये छोटी सी पत्ती है, ये अनुपर्ण है। और ये पत्ती का अरेंजमेंट देखो, यहाँ पर एक कितने डिग्री का कोण बना रही है? 90 डिग्री का। कितने का? लगभग 90 डिग्री का, एकदम ऐसे मेन एक्सिस से 90 डिग्री के कोण पर होती है। ये जो पूरा पार्ट है, ये पूरा पार्ट, इस पूरे भाग को बोलते हैं पर्णफलक, लेमिना कहा जाता है। लेमिना, ये जो चौड़ा सा पार्ट होता है, इस चौड़े से भाग को क्या कहा जाता है? लेमिना कहते हैं। ये से पर्णवृंत कहते हैं। छोटी सी साइड में पत्ती होती है उसे अनुपर्ण कहते हैं। और जो ऐसी पत्ती होती है जो मेन एक्सिस के लगभग 90 डिग्री पर है, वो पृष्ठाधारी पादप। ऐसी पत्ती का नाम होता है पृष्ठाधारी पत्ती। पृष्ठाधारी पत्ती कौन सी पत्ती है भाई? ये पृष्ठाधारी पत्ती, डोर्सिवेंट्रल लीफ। तो ये डोर्सिवेंट्रल लीफ है। और ये कौन सी पत्ती है? ये आइसोबाइलेटरल लीफ है। इसमें दोनों सतह पर ऊतक क्या है? अलग अलग। इसमें दोनों सतह पर ऊतक एकदम समान होते हैं। इसमें जो रंध्र मिलेंगे आपको वो ज़्यादातर निचली वाली सतह पर मिलेंगे। इस वाली सतह पर, इस वाली सतह पर रंध्र इसमें क्या रहेंगे? ज़्यादा। तो रंध्र ज़्यादा, लेकिन इस वाली सतह के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे कम। क्लोरोप्लास्ट कम, रंध्र ज़्यादा, इसलिए इधर वाली सतह से वाष्पोत्सर्जन भी क्या होगा? ज़्यादा। तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो निचली सतह पर ज़्यादा होती है। निचली वाली जो सतह होती है इसका नाम होता है अपाक्ष सतह। कौन सी सतह कहते हैं इसे? अपाक्ष सतह कहते हैं। ऊपर वाली जो सतह होती है उसे अव्यक्ष सतह कहते हैं। कौन सी सतह कहेंगे? अव्यक्ष सतह। एडेक्सियल, एडेक्सियल, एबैक्सियल। तो एडेक्सियल और एबैक्सियल सरफेस के नाम से जानते हैं। इसके अंदर, इस वाले टिश्यू के अंदर यानी ऊपर वाली सतह पर रंध्र होते हैं कम। रंध्र क्या होंगे? कम। इसलिए वाष्पोत्सर्जन भी ऊपर से क्या होगा? कम। लेकिन क्लोरोप्लास्ट की मात्रा क्या रहती है? ज़्यादा। क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? प्लास्ट क्या रहेंगे? ज़्यादा। तो ऊपर वाली सरफेस पर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, नीचे वाली सतह पर क्लोरोप्लास्ट कम होते हैं। ऊपर वाली सतह पर स्टोमेटा, रंध्र कम होते हैं, नीचे वाली सतह पर स्टोमेटा कम होते हैं। ऊपर वाली जो सतह है इसे अव्यक्ष सतह कहते हैं, नीचे वाली सतह को अपाक्ष सतह कहते हैं। यदि इसको इंग्लिश बोलें तो यहाँ पर इसके लिए इंग्लिश शब्द होता है एडेक्सियल। कौन सी सरफेस कह देते हैं इसे? एडेक्सियल। और यहाँ पर इसे बोलते हैं एबैक्सियल। कौन सी? एबैक्सियल। बस इतना सा फर्क है। एडेक्सियल, एबैक्सियल। ऊपर वाली सतह किसकी बनी? खंभी ऊतक। रंध्र मिले कम, वाष्पोत्सर्जन कम, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा। इस वाली पर क्लोरोप्लास्ट कम, वाष्पोत्सर्जन ज्यादा, रंध्र भी ज्यादा। ऐसी पत्ती का नाम होता है पृष्ठधारी पत्ती। पृष्ठधारी पत्ती किस में पाई जाती है? तो डाइकोट्स पादपों के अंदर पाई जाती है, बड़े बड़े पादपों के अंदर पाई जाती है। क्लियर बात? तो यह पत्ती का जो अरेंजमेंट्स होता है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। इस पर भी डिपेंड करता है कि वाष्पोत्सर्जन किधर से ज्यादा होगा। तो देखिए मोनोकोट पादपों में दोनों सतहों पर रंध्र बराबर हैं, इसलिए वाष्पोत्सर्जन भी ज्यादा होगा। उधर वाली सतह पर ऊपर वाली से कम, निचले वाली सतह से ज्यादा होता है। तो ये अपन ने मेन चीजें वाष्पोत्सर्जन से संबंधित डिस्कस की। यहाँ से आगे की बातें नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स टू ऑल, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।